11th क्लास में हम लोग जो है अभी कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं। कॉनिक सेक्शन में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पैराबोला। पैराबोला की सीरीज में जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1 - 1 एंड हुज वर्टेक्स इज 2 1। ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सिस। हिंदी में ये क्वेश्चन है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 1 - 1 है तथा जिसका शीर्ष 2 1 है। साथ ही में उस परवलय का अक्ष भी ज्ञात कीजिए। क्या है हिंदी में? उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि, फोकस को हिंदी में नाभि कहते हैं, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 1 - 1 है और जिसका शीर्ष, वर्टेक्स को शीर्ष कहा जाता है, जिसका शीर्ष 2 1 है। साथ ही में उस परवलय का अक्ष का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्सिस को हिंदी में अक्ष कहते हैं। एक्सिस फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमें एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें जो टर्म्स वगैरह आ रहे हैं, फोकस आ रहा है, वर्टेक्स आ रहा है, एक्सिस आ रहा है, एक रफ डायग्राम में हम लोग पहले इन चीज़ों को वापस से समझते हैं कि आखिर ये फोकस, वर्टेक्स और एक्सिस होता क्या है। नाभि, शीर्ष और ये अक्ष आखिरकार पैराबोला में होता क्या है पहले से समझते हैं। ऐसे देखने के लिए हमारे पास 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला के होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पैराबोला के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो उसका जब हम रफ स्केचिंग करेंगे तो रफ स्केचिंग जो है हम सबसे फर्स्ट वाला पैराबोला का ही करते हैं। फर्स्ट वाला पैराबोला कहने का मतलब y² = 4ax। y² = 4ax पैराबोला का जो डायग्राम होता है ये एक नॉर्मल सा जो हमारा पैराबोला, एक सामान्य सा जो हमारा परवलय होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें ये S जो है ये इसका फोकस है, इस परवलय की ये नाभि है, और ये वाली जो लाइन होती है ये लाइन इसका डायरेक्ट्रिक्स, नियता होता है। किसी भी परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए, किसी भी पैराबोला का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें पैराबोला में वो 2 चीज़ें नहीं पता रहेंगी तब तक हम इस पैराबोला का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। पहला चीज़ होता है फोकस। हमें परवलय का नाभि पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए कि कितना है। और सेकंड में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मतलब हिंदी में नियता का समीकरण। हमें पैराबोला में नियता का समीकरण पता रहना चाहिए और नाभि पता रहना चाहिए, तब हम किसी पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स कहाँ पर है? वर्टेक्स जो है इस पॉइंट A को कहा जाता है। ये पॉइंट A जो है इसका वर्टेक्स है। और इसमें जो एक्सिस निकालने के लिए बोला गया है, ये एक्सिस क्या है? एक्सिस जो है और कुछ नहीं, किसी भी पैराबोला के फोकस से पास होने वाला वो लाइन जो कि इसके डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। किसी भी पैराबोला के फोकस से पास करने वाला वो लाइन जो उसके डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है वही उसका एक्सिस होता है। परवलय का अक्ष किसे कहा जाता है? परवलय का अक्ष जो है उस रेखा को कहा जाएगा जो उस परवलय के नाभि से गुजरे और उसकी नियता पर लंब हो। परवलय की नाभि से गुजरने वाली वह रेखा जो परवलय की नियता पर लंब है
उसे हम अक्ष कहते हैं। तो जैसा कि हमने समझा था, ये जो है इसका डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है, और ये जो है इसका फोकस है, नाभि है। तो ये वाली लाइन जो जा रही है, ये लाइन फोकस से भी पास हो रही है और इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर भी है। तो यही है हमारा इक्वेशन, मतलब ये जो है ये हमारा एक्सिस है और इसी एक्सिस का हमें इक्वेशन निकालना है। ये वाली जो लाइन है, यही लाइन हमारा अक्ष है और इस अक्ष का हमें समीकरण ज्ञात करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में जो गिवन रहता है उस गिवन को पहले समझिए, फिर आपको जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये दो चीज़ें पता हों। यहाँ पर देखिए, आपको फोकस तो पता है, लेकिन ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको नहीं पता है। तो आपका सबसे पहला काम है इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को फाइंड करना। परवलय का समीकरण, पैराबोला का इक्वेशन हम बाद में बनाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका इक्वेशन चाहिए। अब अपना सारा ध्यान आपको इस बात पर लगाना है कि हम इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालें। मान लीजिए कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इसके एक्सिस को इस पॉइंट पर जो कट किया है, इसे हम जेड नाम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट जो है जेड है। अच्छा, पैराबोला का, परवलय का जो हमने डेफिनेशन देखा था, वो डेफिनेशन क्या था? हम लोग सबसे पहले पैराबोला के डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किए थे, पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एस इज इक्वल टू पी एम हम लोगों ने यूज किया था और इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए थे। दरअसल बात क्या था, पैराबोला का डेफिनेशन क्या था? पैराबोला का डेफिनेशन ये था कि पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से दूरी जो है हमेशा बराबर हो। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक नियत बिंदु और एक नियत रेखा से दूरी सदैव समान हो। कहने का मतलब, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इस पैराबोला पर एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट से इसके फोकस का दूरी और इसी पॉइंट से इसके डायरेक्ट्रिक्स पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला था वो दूरी दोनों आपस में बराबर होती थी। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए जो है ये इस पैराबोला पर है कि नहीं है? ये पॉइंट ए जो है इस पैराबोला पर है। अब डेफिनेशन के हिसाब से इस पॉइंट ए का दूरी एस से जितना भी होगा वही इस पॉइंट का इस लाइन से भी दूरी होगा। यानी हमने जब पैराबोला के स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट को समझा था तो वहाँ पर हमने इस बात का जिक्र किया था, हमने इस बात पर डिस्कशन किया था कि ये वर्टेक्स जो होता है, ये शीर्ष जो होता है और कुछ नहीं, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। ये शीर्ष जो है ये इस बिंदु और इस बिंदु का मध्य बिंदु है। क्यों? पैराबोला के डेफिनेशन से हम लोग ये पता चला था। पैराबोला का डेफिनेशन में हमने ये भी देखा था कि पैराबोला पर स्थित कोई भी पॉइंट अगर हम इस पैराबोला पर ले लें तो उस पॉइंट का इस एस से दूरी और उस पॉइंट का यहाँ से जो दूरी होगा वो आपस में बराबर होगा। बिंदु ए को देखिए, पॉइंट ए को देखिए, ये पैराबोला पर है, मतलब इस पॉइंट का एस से और इस पॉइंट का इस जेड से दूरी जो है बराबर होगा। मतलब ये वर्टेक्स जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसका फोकस दिया हुआ है, फोकस कितना दिया हुआ है 1 - 1, और इसका वर्टेक्स दिया हुआ है कितना 2 1। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोगों ने जो टेबल याद किया था, जो चार्ट याद किया था, उसमें वर्टेक्स तो 0 0 है। वर्टेक्स 0 0 तब होता है जब हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब उसका वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा। यहाँ पर अगर वर्टेक्स 0 0 नहीं है, आप यकीन मानिए ये पैराबोला जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आने वाला है। पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म y² = मतलब ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम जिस पैराबोला का है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y² = 4ax होता है। इसका फाइनल आंसर जो आएगा देखिएगा वो y² = 4ax के जैसा नहीं होगा, लंबा चौड़ा इक्वेशन होगा। कैसा? जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पैराबोला होता है उसके जैसा। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट इस क्वेश्चन पे करते हैं। इस क्वेश्चन में हम
आखिरकार निकालना तो हमको पैराबोला का इक्वेशन, लेकिन उस पैराबोला के इक्वेशन के लिए जब तक इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं निकलेगा हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को निकालने के लिए इतना सारा चीज़ हम सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट द directrix intersects the axis of parabola at point Z। माना परवलय का नियता परवलय के अक्ष को बिंदु Z पर प्रतिच्छेद करता है। माना परवलय की नियता परवलय के अक्ष को बिंदु Z पर प्रतिच्छेद करती है। क्या लेट कर लिया हमने बस यही लेट किया है कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके एक्सिस को पॉइंट Z पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तब A जो होगा वो Z और S का मिड पॉइंट होगा। देन according to definition of parabola, तब परवलय की परिभाषा से according to definition of parabola, परवलय की परिभाषा से A is mid point of line A is midpoint of line joining Z and S. Then according to definition of parabola, A is midpoint of line joining Z and S. परवलय की परिभाषा से बिंदु A बिंदु Z और S को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। बिंदु A बिंदु Z और S को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। अब ये Z जो है एक पॉइंट है। Z अगर एक पॉइंट है तो हम इस Z के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Z इज HK। Z के इस कोऑर्डिनेट को हम H और K मान लेते हैं। Z के इस कोऑर्डिनेट को हम H और K मान लेते हैं। माना बिंदु Z के निर्देशांक H और K हैं। अच्छा, हमें अब इस Z का कोऑर्डिनेट पता चल गया कि इस Z का कोऑर्डिनेट जो है वो H और K है। साथ में हमें यह भी पता है कि A जो है इसका मिड पॉइंट है। अब सोचिए, हमने 10th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है और 10th क्लास से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा है उसमें हमने मिड पॉइंट फार्मूला देखा है। मिड पॉइंट फार्मूले में हमने 2 पॉइंट का मिड पॉइंट अगर दिया रहे तो उसे कैसे निकालते हैं ये हमें पता है। तो हम फार्मूला लिखते हैं डायरेक्ट। फार्मूले में पहले हम A का x वाला पार्ट लिखेंगे। तो A का x वाला पार्ट जो है ये है हमारा 2। ये A का जो x वाला पार्ट है ये 2 है। ये 2 कैसे आया था? ये 2 आने के लिए हमने यहाँ के x और यहाँ के x को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ का x है हमारा h प्लस और वहाँ का 1/2 एंड A का अगर y वाला हिस्सा देखा जाए तो A का y वाला हिस्सा 1 है। ये 1 कैसे आया होगा? यानी यहाँ के y और वहाँ के y को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर तो k प्लस यहाँ पर -1/2। यहाँ से इस 2 को जब अपन इधर भेज देंगे तो इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 4, इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 3। h इज इक्वल टू हमारा वैल्यू 3 आ गया। एंड यहाँ से अब हमको k की वैल्यू निकालनी है। 2 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये -1 को जब इधर भेजेंगे तो ये आके प्लस होगा। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ और ये -1 इधर आकर ऐड होगा तो k की वैल्यू हमारी आएगी 3। h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 3।
अब देखिए हमने किसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, हमने इस पॉइंट z का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। z का कोऑर्डिनेट हमारा कितना निकल गया, 3 और 3। चलिए z का कोऑर्डिनेट निकल गया। मेन हमारा एम है, मेन हमारा फोकस है इस लाइन का इक्वेशन निकालना। अब आइए चलते हैं स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का हमने स्लोप निकालना सीखा है। 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का हमने स्लोप निकालना सीखा है। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता हम ज्ञात करना जानते हैं। ये लाइन कौन है, ये तो एक्सिस है, यही लाइन हमारा अक्ष है। अगर ये अक्ष है, ध्यान से देखिए, क्या एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन का अपना कोई ना कोई एक्सिस होगा, अपना कोई ना कोई स्लोप होगा। ये अगर सीधी सरल रेखा है तो इसका कोई ना कोई प्रवणता होगा। तो लेट द स्लोप ऑफ एक्सिस इज m1। माना अक्ष का प्रवणता m1 है। ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें m1 मान लिया। अब ये m1 निकालेंगे कैसे? ये स्लोप जो है पॉइंट A और पॉइंट S दोनों से पास हो रहा है। 2 पॉइंट से पास करने पर स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला याद है। तो लेट द स्लोप ऑफ एक्सिस इज m1 एंड दिस स्लोप passes through a 2,1 and S 1 minus 1। माना अक्ष की प्रवणता m1 है तथा इसका लेट द स्लोप ऑफ एक्सिस इज m1 एंड दिस स्लोप, यहां स्लोप की जगह दिस एक्सिस। लेट द स्लोप ऑफ एक्सिस इज m1। माना अक्ष की प्रवणता m1 है तथा यह अक्ष बिंदु 2, 1 तथा बिंदु 1 माइनस 1 से गुजर रहा है। तब m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी -1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, 1 माइनस 2 होगा। फॉर्मूला ये होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करिए। ये हमारा -1 माइनस का 2 आया, 1 माइनस 2 माइनस का 1 आया, दोनों साइड से माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल होकर फाइनल हमारा 2 आ गया। ये m1 किसका स्लोप है? ये m1 जो है इस एक्सिस का स्लोप है। ठीक, अब इस एक्सिस के स्लोप से हम इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे? इस लाइन पर ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है। एक लाइन पर दूसरी लाइन अगर लंब हो तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, 2 लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर लंब हो, 2 लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप्स, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ये लाइन कौन है? ये लाइन हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहां पर इस वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं।
यहाँ पर लेट स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बी m2, माना नियता की प्रवणता m2 है, तब ये m1 जो था ये इस एक्सिस का स्लोप है और m2 जो है इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है। दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर से ध्यान से देखिए, आपको m1 की वैल्यू पता है, m1 की वैल्यू आपको 2 पता है, इस 2 को आप यहाँ रख दीजिए। m1 की वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आपको m2 निकलेगा, 2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से m2 इज इक्वल टू -1/2 आ गया। m2 हमने किसका स्लोप बोला है, m2 जो है हमने इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप बोला है, तो यहाँ से इस m2 की वैल्यू हमने निकाल ली -1/2। अब आइए, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें उस लाइन का स्लोप पता हो और वो लाइन अगर एक पॉइंट से जा रहा हो, हमें वो पॉइंट पता चल जाए तो हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ऐसा करके आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में। कौन सा फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। कब यूज होता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारा स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा हो और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो। हमारा सरल रेखा एक बिंदु से गुजरे और उस सरल रेखा की अगर प्रवणता पता हो, तब उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हमें पता है और ये डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट Z से पास हो रहा है। पॉइंट Z का कोऑर्डिनेट भी हमने निकाला हुआ था, ये 3 और 3, तो हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हैं। सिंस डायरेक्ट्रिक्स passes through Z33 and its slope is -1/2, so its equation is given by, चूंकि नियता बिंदु Z33 से गुजर रही है तथा इसकी प्रवणता -1/2 है। क्या लिखा है हिंदी में ये? चूंकि नियता बिंदु Z33 से गुजर रही है तथा इसका प्रवणता -1/2 है, तो इसका समीकरण निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा। फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला हमें ये यूज करना है। इस फॉर्मूले में x1 और y1 की जगह पर ये पॉइंट रखना है और m की जगह पर हमें इसका स्लोप रखना है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 3। इसे सॉल्व करना है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आएगा वो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कहलाएगा। एक काम करते हैं, इस 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरा 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू -1, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x प्लस का 3। इन सभी को अगर मैं इधर बुला लूँ तो ये -x इधर चला आएगा, तो ये बन जाएगा मेरा x और ये प्लस का 2y है, ये +3 जब इधर आएगा तो माइनस का 3 बनेगा, -3 और ये -6, माइनस का 9 आ गया इज इक्वल टू 0, तो ये x + 2y - 9 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारा ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। अब देखिए, हम जैसा कि बात कर रहे थे कि किसी भी पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसका फोकस पता रहना चाहिए और उसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का पता रहना चाहिए, ना भी पता होना चाहिए और उसके नेता का समीकरण पता रहना चाहिए, तब हम किसी भी पैराबोला का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ पर हमें ये पॉइंट S पता चल गया और ये लाइन का हमें इक्वेशन पता चल गया। अब हम बड़े आराम से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट P लेट करना है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो और फिर PS इज इक्वल टू PM वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए एक छोटा सा लैंग्वेज लिखना है, लेट पॉइंट P एक्स वाई लाइज ऑन द पैराबोला। माना बिंदु P ब्रैकेट में एक्स वाई, माना बिंदु P ब्रैकेट में एक्स वाई परवलय पर स्थित एक बिंदु है। माना बिंदु P ब्रैकेट में एक्स वाई परवलय पर स्थित एक बिंदु है। देन अकॉर्डिंग टू definition of parabola, PS is equal to PM, PS is equal to PM। माना बिंदु P ब्रैकेट में एक्स वाई परवलय पर स्थित एक बिंदु है, तब परवलय की परिभाषा से PS इज इक्वल टू PM होगा। अब ये PS कैसे निकालते हैं, PS जो है और कुछ नहीं, इस पॉइंट का इस पॉइंट से बीच का दूरी है। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये कैसे वो होगा, रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस क्यों होगा सोचिए, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM कैसे निकालते थे, PM जो है इस P से इस लाइन पर डाला गया, परपेंडिकुलर का लेंथ है। इस लाइन का इक्वेशन हमारा था x प्लस 2y माइनस 9। PM निकालने के लिए यहाँ पर हम कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2y माइनस का 9 अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, इसे सॉल्व करके जो भी आएगा वही हमारा इस पैराबोला का इक्वेशन होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये रूट का साइन इधर से हट जाएगा और इधर न्यूमरेटर वाले का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर के स्क्वायर होने के कारण इसका भी रूट हट जाएगा। इतना हो गया। स्क्वायरिंग जब हमने कर दिया तो ये वाला रूट स्क्वायर होने के कारण हट गया और इधर में स्क्वायर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। नीचे में क्या लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 स्क्वायर 4, ये हमारा 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करना है। ये 5 को ध्यान से देखिए डिवाइड में है, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस 5 को हम इधर ही बुला लेते हैं। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तब तक इसको एक्सपेंड करिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड करना है, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहाँ पर c की जगह पर माइनस है, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में c आता है वहाँ वहाँ आप माइनस लगा लीजिएगा,
क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। इस फॉर्मूले में यहाँ पर देखिए c की जगह पर प्लस है, लेकिन हमारे में c की जगह पर -9 है, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ -9 रखना है। चलिए, ये आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 81। यहाँ प्लस का 81 कैसे आ गया? c स्क्वायर, c की जगह पर आप -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पर हमारा 2ab है प्लस 2a इंटू बी, 2 2 जा 4, ये हमारा 4xy हो जाएगा। यहाँ पर 2bc है, b और c जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस आ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये हमारा 36y आएगा। और हमारा 2ac, a और c ये -9x में 2, तो ये हमारा माइनस का 18x आ गया, हो गया। अब ये 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा बनेगा 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का ये 1 और ये 1 मिलकर 2, ये 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। 5 का इसके साथ होगा तो प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10y। हमने क्या है, ये 1 और ये 1 को पहले ऐड कर लिया, 2 हो गया, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करके 10 लिख लिया। इन सब को इधर बुला लीजिए। ये x स्क्वायर जब इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो -4y स्क्वायर माइनस का 81 माइनस का 4xy प्लस का 36y और प्लस का 18x इज इक्वल टू 0। अब इसी को हमको अरेंज कर लेना है। 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे। हमने इसको और इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर और ये माइनस का 4y स्क्वायर, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया प्लस का y स्क्वायर। इसके बाद माइनस का 10x और प्लस का 18x, ये माइनस का 10x और ये प्लस का 18x। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा